रूस दौरे से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिवसीय रूस दौरे से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात पीएम मोदी की रही। तो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने पर भारत चीन समझौते का बुधवार को समर्थन किया। दोनों ही नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को बहाल करने के लिए निर्देश जारी किए, जो 2020 की सैन्य झड़प से प्रभावित हुए संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का संकेत देते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर और भी कई बैठकें हुई, लेकिन फिलहाल देखिए 2 दिवसीय दौरे से जब प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे तो वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हैं। अदिति, 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन की इस यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए हैं। जाहिर तौर पे ये ब्रिक्स सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, भारत के लिहाज से भी और पूरी दुनिया की दृष्टि के लिहाज से भी। कल जब भारत और चीन के बीच में वार्ता होती है 5 साल बाद, तो पूरी दुनिया की नजरें बनी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की और म्यूचुअल सेंसिटिविटी की। वहीं चीन के प्रधानमंत्री का एक मानना होता है कि कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत है। इसके बाद अब सवाल यही है कि क्या पटरी पर वापस लौट कर आएगा भारत चीन के बीच का बिल्कुल जो व्यापारिक संबंध है। लेकिन ये जो ब्रिक्स की समिट थी वो भारत चीन, रशिया भारत चीन और फिर जो ब्रिक्स और सामने वेस्ट है उसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें हैं। इस ब्रिक्स में जो कुछ भी चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने जो साझा करने की बातें और उस पत्र पर जो साइन किया गया, उसमें ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को लेकर भारत की तरफ से बात कही गई कि 1 माह के नाम पेड़। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पर्यावरण और क्लीन एनर्जी को लेकर G20 के साथ साथ हमेशा हर मंचों पर इस बात को उठाते हैं, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो ही बाकी सब कुछ चीज रहेगी। दूसरा, उन्होंने यूपीआई के लिए कहा कि मैं ब्रिक्स के देशों के साथ अपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी साझा करूंगा, क्योंकि ये ब्रिक्स सम्मेलन में एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग ग्रोथ इन तमाम चीजों को लेकर ही चर्चा होनी थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जिस तरीके से ट्रेड की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ब्रिक्स के तमाम और देशों को इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए किस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ और क्लीन एनर्जी पर्यावरण का जिक्र करते हुए जो टेक्नोलॉजी है अभी उसके साथ आगे बढ़ने की बात कही और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स में रह रहे तमाम जो देश हैं ब्रिक्स से जुड़े हुए, वो सब अगर एक दिशा में एक साथ पूरी ईमानदारी के साथ सोचेंगे, तभी जाकर जिस दिशा में हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और अगर कुल मिलाकर बात करें तो इसका इंटेंशन यही है कि 2027 तक ग्रुप 7 के बराबर की इकोनॉमी कैसे डेवलप की जाए। जाहिर तौर पे ग्रुप 7 और जो डेवलप नेशन है वो डॉलर और तमाम चीजों के माध्यम से पूरी दुनिया की इकोनॉमी या पूरी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करते रहते हैं। और जब ब्रिक्स का अपने आप ब्रिक्स कंसेप्शन में आया था तो इसीलिए आया था कि हर मनमानी डॉलर से नहीं हो सकती, दुनिया का व्यापार डॉलर से नहीं चल सकता। इसीलिए रशिया, इंडिया, चाइना साथ आए थे और अब चाइना और भारत जो अपने व्यापारों को वापस नॉर्मल स्तर पर लाएंगे, एकजुट होंगे, तो इस बार का ब्रिक्स और ब्रिक्स से दिया गया संदेश पूरी दुनिया के लिए एक नई आशा भी है, तो कई जगहों के लिए। अच्छा, क्योंकि आप आशा का जिक्र करें अदिति, तो विकास अब चीन भारत का साझा लक्ष्य है। शी जिनपिंग जब ये बात कहते हैं तो इसका सार क्या है आपकी नजरों में? देखिए, चीन जिस सोच पे बात करती है वो चीन अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना और अपनी जमीन क्षेत्रवाद को बढ़ाने का ही सोच रखते हैं। लेकिन चीन को धीरे धीरे ये समझ आया है कि अगर ट्रंप की सरकार अमेरिका में आ जाती है तो जाहिर तौर पर उसका ट्रेड इफेक्ट होगा, इसके टैक्सेशन इफेक्ट होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, भले ही चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में 2 दशक का समय लगा, लेकिन भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा, भारत 1 दशक में कर लेगा। इन तमाम समीकरण को देखते हुए, बिजनेस मार्केट को देखते हुए चीन ने भारत के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल किया है। ये बात अलग है कि भारत चीन पर विश्वास करेगा या नहीं पुराने तरीके से, इसलिए हर एक मोर्चे पर भारत को देखना होगा, चौकन्ना रहना होगा। लेकिन इसमें रशिया अपने आप में, जो रशिया को वेस्ट अलग थलग करना चाहता था, उस रशिया ने ये प्रूव कर दिया कि ब्रिक्स जैसा सम्मेलन वो आज भी कजान में रशिया में करा रहा है।
तो ब्रिक्स के देशों ने एकजुटता, और देखिए 28 देशों के प्रमुख इसमें शामिल रहे। ये 10 देशों का समूह है और 40 देशों को न्योता गया था। दूसरे देशों के प्रमुख नहीं तो किसी न किसी दूसरे सेकेंड लाइन लीडरशिप शामिल हुई। अगर इस तरीके से ब्रिक्स बढ़ता रहा तो कभी यूएन को भी चुनौती हो सकती है, यूएन से बड़ा ये निकल सकता है। लेकिन ब्रिक्स में कमी थी एकजुटता की, जिसकी कोशिश रशिया और भारत के द्वारा की गई है कि एकजुट होकर सामने आए। और ये आज की जरूरत है। जो विकासशील देश है, अगर वो इकोनॉमी पर और इस पूरी बात पर एकजुट होकर एआई और डिजिटलाइजेशन के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो G7 जैसे देश, जैसे कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जाहिर तौर पे विकासशील देशों को हमेशा डॉलर और तमाम बाकी स्ट्रेटेजी से इनको, और यूरोपियन कंट्रीज इनको अलग थलग और साइडलाइन करती रहेंगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, ऐसा डिनोमिनेटर है जो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन सब में एक ब्रिज की तरह है। इस G20 ब्रिक्स के भी इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका से दोस्त है। वरना ईरान की बात करें, रशिया की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, चाइना की बात करें, वो अमेरिका के दोस्त नहीं है। इसलिए इस बढ़ते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की उभरती जो भूमिका है वो अपने आप में देखने योग्य है पूरी दुनिया द्वारा। बिल्कुल, बहुत शुक्र अदिति आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।